गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का मेडिकल सर्जिकल का जो टॉपिक है वह है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जो भी आर्टरी है उसके अंदर किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज क्रिएट हो जाना एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। यदि अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज ए प्रोग्रेसिव कंडीशन ऑफ आर्टेरियल वॉल या आर्टरीज की प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है जिसमें मुख्य रूप से जो प्लग फॉर्मेशन होता है, किसी भी प्रकार का टार फॉर्मेशन जिसको अपन बोल सकते हैं, या किसी भी प्रकार का जो भी फैट डिपोजिशन है, फाइब्रस फॉर्मेशन है, जिसके कारण आर्टरी का जो लूमेन है वो नैरो हो जाता है। इस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज ए कंडीशन, इज ए वैस्कुलर कंडीशन इन विच द प्लग फॉर्मेशन including fat deposition, calcification and fibrous formation in the inner lumen of the artery। तो यदि अपन इसको डायग्राम के रूप में अभी देखना चाहें तो यह एक आर्टरी की वॉल होती है जिसके अंदर तीन इसकी लेयर होती हैं, जिसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा, ये तीन प्रकार की लेयर होती हैं। इसमें जो एकदम मिडिल पोर्शन में जो लेयर पाई जाती है जिसे अपन एंडोथेलियम कहते हैं, तो ये जो लेयर होती है इसी लेयर के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है, एक प्रकार से कैल्सिफिकेशन होता है, यानी एक प्रकार से लिपिड डिपोजिशन हो जाता है। तो इस लिपिड डिपोजिशन के कारण क्या होता है, जो वाल्व है इसकी या अंदर का जो लूमेन है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया लूमेन कहलाता है जिसके अंदर से ब्लड का फ्लो होता है। तो इस पर्टिकुलर लूमेन के अंदर क्या होता है, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। अब ये जो ब्लॉकेज है ये मुख्य रूप से बॉडी को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, ये ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करता है। जनरली यदि अपन बात करें ब्लड सप्लाई की तो सबसे बड़ा इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वह हार्ट अटैक हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, इसके साथ साथ में स्ट्रोक की कंडीशन भी इसमें अपीयर हो सकती है। अब अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर एंड कोज की। तो जो रिस्क फैक्टर जो एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें सबसे पहला है ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का मतलब यदि बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, टोटल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की ब्लड के अंदर अधिकता है तो ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। दूसरा हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर भी एथेरोस्क्लेरोसिस का एक प्रकार से कॉम्प्लिकेशन होता है, एक प्रकार का रिस्क फैक्टर कोज होता है। देन ओवरवेट, ओबेस जिसको अपन कहते हैं, जिसमें भी फैट का बॉडी में डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है। स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म। देन फिफ्थ जो रहता है वह होता है इनएक्टिविटी, मतलब जो भी पर्सन है उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ही कम होती है। देन एज फैक्टर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी अबव 65 ईयर ऑफ एज जिनको ज्यादा चांसेस रहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन क्रिएट होने के लिए। देन डायबिटीज मेलाइटस, इसके अलावा डिफरेंट प्रकार का इंफ्लामेटरी कंडीशन या जिसको अपन इन्फ्लामेशन कह सकते हैं, जैसे आर्थराइटिस, ये भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ में स्ट्रेस की जो कंडीशन है ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, देन हाई ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, इनएक्टिविटी यानी एक्टिविटी इंटॉलरेंस, देन एज फैक्टर अबव 65 ऑफ एज, डायबिटीज मेलाइटस, देन इन्फ्लामेशन लाइक आर्थराइटिस एंड स्ट्रेस। ये कुछ रिस्क फैक्टर और कोज होते हैं जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। उसके बाद टाइप्स, डिफरेंट प्रकार से जो एथेरोस्क्लेरोसिस की जो कंडीशन होती है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे क्रिएट होती है, यानी जहां जहां पे आर्टरीज की सप्लाई पाई जाती है यानी आर्टेरियल सर्कुलेशन होता है
वहां पर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। कॉमनली यदि जो मेन आर्टरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहली अपन बात करते हैं कैरोटिड, तो कैरोटिड जो आर्टरी होती है मुख्य रूप से एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन इस आर्टरी में हो सकती है, जो आपके ब्रेन के पास या नेक एरिया में ब्लड की सप्लाई करती है, और यदि यहाँ पर प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो स्ट्रोक की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। देन दूसरी आपकी मेन होती है कोरोनरी, जहां पर सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, यानी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन के कारण होता है। कोरोनरी आर्टरी वह आर्टरी होती हैं जो हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई करती हैं। देन पेरिफेरल जो आर्टरी होती हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं, चाहे वो अपर लिम्स हो चाहे वो लोअर लिम्स हो, तो इनमें भी ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड हो सकती है। देन रीनल आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, किडनी के अंदर प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो किडनी डिसफंक्शनिंग की कंडीशन क्रिएट आ जाएगी, यानी क्रोनिक किडनी फेलियर की कंडीशन आ सकती है। तो मुख्य रूप से एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी के अंदर, इसके साथ साथ में कैरोटिड आर्टरी, पेरिफेरल आर्टरी और रीनल आर्टरी के अंदर इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिक पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर जो भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, लाइक हाइपरलिपिडीमिया, देन एक्सेस स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, देन एक्टिविटी इंटॉलरेंस, देन ओबेस, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुख्य रूप से अटैक करते हैं किस पे, एंडोथेलियम लेयर ऑफ द आर्टरी, जिसके कारण मुख्य रूप से एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग की कंडीशन क्रिएट होती है, और धीरे धीरे वहां पर क्या होता है, प्लग फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, या एक तरह से कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, फाइब्रस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार यहाँ पर क्लोट की कंडीशन भी क्रिएट होती है, यानी क्लोट फॉर्मेशन की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, और वो लीड करता है नैरोइंग ऑफ द आर्टरी एंड लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्चीमिया, यानी हार्ट डिसफंक्शनिंग को एक प्रकार से ये क्या करता है, क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। तो जो पैथोजेनेसिस है इसकी वही है कि मुख्य रूप से एंडोथेलियल जो लेयर है उसकी डिसफंक्शनिंग एक प्रकार से कोरिलेट करेगी इसके साथ में, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल जो फीचर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लिनिकल फीचर्स अपन देखेंगे वो कैरोटिड आर्टरी, तो कैरोटिड आर्टरी जो है उसकी डिसफंक्शनिंग के कारण कौन कौन से जो क्लिनिकल फीचर्स अपीयर होते हैं, उसके अंदर वीकनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, देन हेडेक, देन फेशियल नंबनेस एंड समटाइम पैरालिसिस की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं जा पाएगी। दूसरी बात करते हैं अपन कोरोनरी आर्टरी की। तो कोरोनरी आर्टरी डिसफंक्शनिंग के कारण कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देते हैं, जिनके अंदर चेस्ट पेन हो सकता है, समटाइम वोमिटिंग की कंडीशन आ सकती है, इसके साथ साथ में एंजाइटी, देन कफिंग एंड डिस्कम्फर्ट, ये कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिसफंक्शनिंग के अंदर क्रिएट होती हैं। देन रीनल जो आर्टरी होती है, यदि वहां पर ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड हो जाएगी या रीनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, तो उसमें भूख कम लगेगी, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। जो भी आपके फिट एरिया है, हैंड्स वगैरह हैं, जॉइंट्स हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाएगा, क्योंकि जो भी वाटर रिटेंशन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, एक्युमुलेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ में कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज, क्योंकि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। देन पेरिफेरल, तो पेरिफेरल जो आर्टरी है यदि उसकी डिसफंक्शनिंग होगी तो जो भी आपके मुख्य रूप से इसके अंदर एक प्रकार से नंबनेस की कंडीशन आती है, वीकनेस की कंडीशन आती है, प्रॉपर जो एक्सट्रीमिटी जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। Mainly atherosclerosis is divided into 4 types, like coronary artery atherosclerosis, carotid artery atherosclerosis, peripheral artery atherosclerosis and the renal artery atherosclerosis। तो इस प्रकार से अपन इनको डिफरेंट
हिसाब से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के आधार पे अपन इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसके अंदर सबसे पहला जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है वह आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक डाटा, साथ साथ में पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इसके साथ में पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री लाइक स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, इसके अलावा पेशेंट का जो डाइटरी जो भी पैटर्न है उसको भी इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर इंस्पेक्शन करेंगे अपन, पल्पेशन करेंगे, पल्स रेट वगैरह देखेंगे, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया की कंडीशन तो क्रिएट नहीं है। इसके साथ साथ में अपन ये भी देखेंगे कि ब्लड प्रेशर पेशेंट का कितना है। इसके साथ में जो भी अपन ऑस्कल्टेशन प्रोसेस के द्वारा जो भी हार्ट साउंड है, इन प्रकार के जो साउंड है इनको डिटेक्ट करके भी अपन जो भी साउंड इनरेगुलरिटीज है उनको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ब्लड इन्वेस्टिगेशन। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे मोस्ट इसमें रहता है वही लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। और यूरिन एग्जामिनेशन भी करते हैं क्योंकि रीनल डिसफंक्शनिंग को अपन यूरिन एग्जामिनेशन के थ्रू ही ट्रेस कर पाते हैं, अपन डिटेक्ट कर पाते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल में वही आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल, एचडीएल जो भी है, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उसका जो नॉर्मल वैल्यू है, यदि उसमें किसी प्रकार का वेरिएशन आता है तो ये कंफर्मेटिव टेस्ट होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। इसके साथ में नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वह आता है एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, ठीक है, ABPI। तो अब एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स टेस्ट क्या होता है? ये मुख्य रूप से अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड प्रेशर के वेरिएशन को देखता है। यानी आप यदि ब्रेकियल आर्टरी और एंकल कि यहां से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हो, इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन आता है, यानी यहाँ का ब्लड प्रेशर ज्यादा आ गया, एंकल के नीचे का जो पोर्शन है वहां का जो भी ब्लड प्रेशर है वो डाउन आ गया, ये इंडिकेट करता है पेरिफेरल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस को, यानी ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। जो भी लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो आर्टरी है उनमें किसी न किसी प्रकार का ब्लॉकेज है। उसके बाद में नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, PET। तो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी एक प्रकार का अंदर का विजुअलाइजेशन होता है। अपन मुख्य रूप से जो भी आर्टरी है, जो भी वेसल्स है, उसकी फंक्शनिंग को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। और जो भी आप यदि इसमें किसी प्रकार का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या डाई इन्फ्यूज्ड करके भी इस प्रकार के प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इंटीमा मीडिया थिकनेस, इंटीमा मीडिया थिकनेस, ये जो भी आर्टरी का लूमेन होता है उसका जो एक्चुअल जो लूमेन है और जो नॉर्मल लूमेन जो होता है उसके साथ कोरिलेशन करते हैं इसका। इससे पता चलता है कि यदि आर्टरी का लूमेन में किसी प्रकार का वेरिएशन आ रहा है, इसका मतलब किसी न किसी प्रकार का फेट डिपोजिशन हो सकता है। इसके साथ में लास्ट जो आता है वह आता है कोरोनरी कैथेटराइजेशन। कोरोनरी कैथेटराइजेशन एक प्रकार का एंजियोग्राफी होता है जिसमें एक कैथेटर इंसर्ट करके उसमें डाई इन्फ्यूज्ड करके जो भी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसको प्लास्टिक के थ्रू क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं जिनके आधार पे ये अपन कंफर्म करते हैं पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की जो कंडीशन है वह डिपेंड करती है सिम्टम्स पे कि कंडीशन किस प्रकार की है और पर्टिकुलर लोकेशन कहां पर है, उसके आधार पे इसका जो ट्रीटमेंट है उसका निर्धारण किया जाता है। अब यदि अपन बात करते हैं कि इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट प्राइमरी जो कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर ज्यादा लिपिड या कैल्सिफिकेशन नहीं होता है, तो उस कंडीशन को आप इजीली मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट कर सकते हैं। लाइक कोलेस्ट्रॉल, जो भी कंट्रोल मेडिकेशंस होती हैं
है ना, उनसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यदि इससे क्या होगा, जो भी कोलेस्ट्रॉल या जो भी आपका एक तरह से जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और लो डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है उसके अंदर एक प्रकार का बैलेंस एस्टेब्लिशमेंट होगा, और जो लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे आर्टरी स्मूथली कार्य कर पाएंगी। इसके साथ में एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन, तो एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस मुख्य रूप से एक प्रकार से थ्रोम्बस फॉर्मेशन से प्रिवेंशन करती हैं। यदि कई बार क्लॉट फॉर्मेशन के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आती है तो इसको इस प्रकार की मेडिकेशन से क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। इसके साथ में डिफरेंट अदर जो आपकी मेडिकेशन आती है उसमें यही बीटा ब्लॉकर्स, तो बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो ये दोनों ही मेडिकेशन क्या करती हैं, बीपी को लो करती हैं, यानी ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, उसको थोड़ा कम करने का कार्य करती हैं, जिससे एक प्रकार से जो भी वेसल्स हैं उनको भी स्मूथ बनाने का कार्य करती हैं, जो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी सर्कुलेशन है ब्लड का वो प्रॉपर होगा और जो सप्लाई रहेगी वो भी इंटरप्टेड नहीं रहेगी। इसके साथ में एक अदर मेडिकेशन होती है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये भी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का पार्ट होता है और ये भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने का मुख्य कार्य करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी सहायता से मेडिकली अपन क्या कर सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, जब जो भी आपका लिपिड जो भी फॉर्मेशन है या जो भी प्लग फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपने को सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर सबसे पहला है एंड्रियोट्रेक्टोमी। एंड्रियोट्रेक्टोमी मुख्य रूप से जब जो भी आर्टरी है उसके अंदर किसी भी प्रकार का प्लग फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में सर्जिकली इसको रिमूव किया जाता है, यानी एक प्रकार से सर्जिकल इंसिजन लगा के इस पर्टिकुलर चीज को इंप्रूव किया जाता है। देन एंजियोप्लास्टी और स्टंट प्लेसमेंट, इसके अंदर मुख्य रूप से सबसे पहले कैथेटर इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर एक दूसरा एक बैलून फिक्स्ड कैथेटर होता है उसको इंसर्ट किया जाता है और इसको जो भी आर्टरी का नैरो पार्ट होता है वहां तक पहुंचाया जाता है, और उसके बाद में इसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, इसमें एक्सटेंशन क्रिएट किया जाता है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाता है, जिससे हमेशा आर्टरी क्या रहती है, ओपन रहती है। मुख्य रूप से हार्ट सर्जरी के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। देन थर्ड जो होता है वो होता है फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी। फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी में एक प्रकार से जो भी किसी भी प्रकार का क्लोट जो होता है उसको जो भी एंटीकोगुलेंट जो रहते हैं जैसे फिब्रिन है, इस प्रकार की मेडिकेशंस का यूज करके उस पर्टिकुलर क्लोट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। देन लास्ट जो होता है वो होता है बाईपास ग्राफ्टिंग या सर्जरी, जिसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट के एरिया से वेसल्स को निकालकर उस पर्टिकुलर ब्लॉकेज के पास बाईपास ग्राफ्ट कर देते हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन स्मूथली एक प्रकार से रनिंग करता रहता है और किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन को अपन प्रिवेंट रख सकते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो भी पेशेंट की कंडीशन को असेस करना, रेगुलरली उसके वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना, उसकी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना, साथ साथ में यदि अपन नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं तो इंटरवेंशन में जो भी मेडिकेशंस हैं उनका टाइम पे, जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है उनका टाइम पे एक तरह से इनटेक करना, जो भी बैलेंस डाइट के बारे में पेशेंट को एनकरेज करना कि लिपिड और सोडियम रिच डाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपके जो भी डाइट प्लान है उसके अंदर नॉर्मल एक्सरसाइज भी करना है, बॉडी वेट या BMI को भी क्या रखना है, मेंटेन रखना है, जो भी एक्सेस स्मोकिंग एल्कोहलिज्म है उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस रखना है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन होती हैं एक नर्स के द्वारा एक पेशेंट के लिए, जिससे अपन इसको कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन मुख्य रूप से जहां जहां पर सप्लाई होती है उस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल अपन कैरोटिड आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस के कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो ब्रेन को ये मुख्य रूप से अफेक्ट करता है, यानी पहला जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा वो ब्रेन से रिलेटेड रहेगा, यानी ब्रेन में स्ट्रोक की कंडीशन क्रिएट हो सकती है।
स्ट्रोक यानी जब ब्रेन के पास सफिशिएंट मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। दूसरा जो होता है वो होता है हार्ट। तो हार्ट में एंजाइना की कंडीशन क्रिएट हो सकती है जिसको अपन चेस्ट पेन कहते हैं। इसके साथ साथ में हार्ट अटैक की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है यदि प्रोलॉन्ग एथेरोस्क्लेरोसिस रहता है तो। इसके अलावा किडनी डिसफंक्शनिंग, इसमें क्रोनिक किडनी फेल्यूर की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। देन कुछ जेनेटाइल जो भी आपके कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें जो भी जेनेटाइल डिसफंक्शनिंग एक प्रकार से क्रिएट हो सकती है। साथ में यदि पेरिफेरल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस है तो जो भी लेग्स वगैरह हैं उनके अंदर भी पेन वगैरह या एक प्रकार से वीकनेस होना, ये कुछ इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हैं जो प्रोलॉन्ग्ड एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में अपीयर हो सकते हैं। अब लास्ट में अपन बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसकी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उन चीज को यदि अपन प्रिवेंट करेंगे तो अपन इजीली एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन को क्योर कर सकते हैं। लाइक जो भी एक्सेस स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, उसको एक प्रकार से कंट्रोल करना। देन कम से कम दिन के अंदर 20 मिनट के 3 एपिसोड में एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। इसके साथ साथ में आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन रखने की कोशिश करना। जो भी डाइट है वो एक प्रकार से मिक्स डाइट होनी चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए। इसके अलावा जो भी कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट है उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जो भी स्ट्रेस यदि बॉडी में किसी प्रकार का स्ट्रेस की कंडीशन है उसको विद द हेल्प ऑफ एनी काउंसलिंग और मेडिटेशन की सहायता से उसको रिड्यूस करना है। और रेगुलर बॉडी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाना है। और जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा की हुई होती हैं उनको टाइम टू टाइम क्या करना है, लेते रहना है। किसी भी प्रकार का साइन सिम्टम्स आपको इस दौरान दिखाई देता है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। तो ये था एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रिस्क कोज, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, देन कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन। थैंक यू।